कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। हमें सी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ये आउटपुट प्रिंट कराना है। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो ये है कि हमें वेरिएबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना है। अब अगर आप सी लैंग्वेज पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको वेरिएबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप पहले से सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको अगर वेरिएबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार खुद से ट्राई करिए ऐसा आउटपुट लाने के लिए। और अगर आपने सिर्फ वीडियो नंबर 1 देखा है इस सीरीज़ का, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करी है, तो आपको पता है कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए। तो अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा है, प्रॉब्लम नंबर 1 आपने समझा है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रिंट करके एक बार देखिए, उससे आपको वीडियो आगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। हम समझेंगे कि वेरिएबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले हम सिर्फ प्रिंटफ का यूज़ करके इसको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में हम एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे to_int_variable.c। अब इस फाइल का नाम हमने इंट और वेरिएबल क्यों रखा है, धीरे धीरे आगे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और पहले हम अपना टारगेट लेकर ये चलते हैं कि हमें कैसे भी करके ये आउटपुट प्रिंट कराना है। और अगर ये आउटपुट हमें प्रिंट कराना है तो क्यों ना हम इस आउटपुट को कॉपी कर ले और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उस आउटपुट मैसेज को हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम सी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h, क्योंकि ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ये क्या करता है, प्रोग्राम को रन करने से पहले stdio.h फाइल को हमारे इस फाइल में इंक्लूड करता है, जिससे हम इस फाइल में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को आराम से यूज़ कर सके। उसके बाद इंट और मेन, जो कि हमें हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। उसके बाद में रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। मतलब मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा तो उसके पहले वो 0 रिटर्न करेगा या एक इंटीजर रिटर्न करेगा। हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझा था। और अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे void लिख सकते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिलहाल जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, ये कंपलसरी है। इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप सी प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आप यूज्ड टू होने लग जाएंगे, तो चीज़ें आपको खुद से समझ में आने लग जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ और फिर डबल कोट्स के अंदर हम वही मैसेज जो हमें प्रिंट करना है उसको हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में नहीं लिख सकते। हमें इसको सबको एक ही लाइन में लिखना चाहिए था, लेकिन एक लाइन में ये आएगा नहीं, इसलिए हमारा ये मल्टीपल लाइन में पेस्ट हुआ। तो अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। काफ़ी सारा एरर मिल रहा है हमें। क्यों, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल लाइंस में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हटा दूँ और इसको मैं एक ही लाइन में कर दूँ तो ये हमारा स्टेटमेंट सही से रन हो जाएगा। और यहाँ डबल कोट्स लगा देते हैं। ओके, तो अब ये स्टेटमेंट हमारा सही से रन हो जाएगा। ये देखिए, एडिशन 8 + 4 = 12। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, हमें ये आउटपुट में लाना ही नहीं है। हमें आउटपुट में लाना है वही मैसेज जैसा कि हमारा वीडियो शुरू करने के पहले जो हमारा टारगेट था, ऐसा। ओके, तो इसका एक तरीका ये है
जल्दी करने के लिए कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन, हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, और /n। हमें 4 बार 4 लाइन प्रिंट कराना है, तो इसको हम 4 बार क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। 4 बार, 1 2 3 4 बार हमने पेस्ट कर दिया। 4 बार पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक लाइन कॉपी करेंगे और हम वहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो मैंने एक लाइन पेस्ट किया, फिर दूसरी लाइन मैंने कॉपी किया, फिर दूसरी लाइन हमने पेस्ट किया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको सीखने में समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सीखी जा सकती हैं, आपको समय देना पड़ता है। तो धीरे धीरे आपको भी, जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी सोचने का टाइम मिल रहा है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। हो सकता है इस बीच आपको कोई डाउट याद आ जाए, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कमेंट बॉक्स पे। और अगर हो सकेगा तो आपके डाउट पे एक और वीडियो बना दूँगा, जिससे आपका डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए ये हमने 4 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, और चारों के अंदर जो हमें प्रिंट करना था वो हमने लिख दिया। अब हम रन करेंगे तो हमें वैसा आउटपुट मिल जाएगा जो हम चाह रहे थे। इसको प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं। अब देखिए हमें वही आउटपुट मिल गया जो हम चाह रहे थे। लेकिन अब आप खुद सोचिए, आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अगर हमने अपने प्रोग्राम में ये लाइन लिखने के लिए इतना सब कुछ एक्स्ट्रा लिखा और फिर रन करा के हमारा यही चीज़ प्रिंट हो गया, तो इस प्रोग्राम का कोई मतलब हुआ? ये प्रोग्राम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या हमारी लाइफ को आसान बना रहा है? नहीं, ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर रहा। जो हमने दिया उसने वो पेस्ट कर दिया वैसे का वैसा उठा के। तो ये प्रोग्राम कोई हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अभी ये बता रहा है 8 और 4 को ऐड करने से क्या मिलेगा, माइनस करने से क्या मिलेगा, डिवाइड करने से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा। आंसर तो हमने खुद लिख दिया। अगर यहाँ हमें 8 और 4 की जगह 18 और मान लीजिए कि 10 करना रहा, 18 और 10 करना रहा, तो आंसर भी हमें खुद ही कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो उसका क्या मकसद हुआ? तो इस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कोई भी मतलब नहीं है। इस सॉल्यूशन का मतलब तब होगा जब हम नंबर एक बार लिखें और ये खुद हमें कैलकुलेट करके दे दे कि 2 नंबर का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ये काम हमें ना करना पड़े। कंप्यूटर इसीलिए होता ही है कि वो हमारे काम को आसान करे, न कि डिफ़िकल्ट बनाए। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा काम आसान हो जाए। अब आप धीरे धीरे समझिए, देखिए काम आसान कैसे होता है। काम आसान करने के लिए हमें 2 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, वेरिएबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो चलिए पहले हम वेरिएबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हम समझते हैं। वेरिएबल प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने का एक नाम होता है। वेरिएबल प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने का एक नाम होता है। मतलब हमें प्रोग्राम में क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक नाम होता है वेरिएबल। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो एक बार मैथमेटिक्स का ये इक्वेशन याद करिए। आपने कभी ना कभी इस इक्वेशन को या इस जैसे किसी इक्वेशन को जरूर देखा होगा। आपने कभी ना कभी मैथमेटिक्स में ये किया होगा कि x + y = 10। तो यहाँ पे x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। x और y क्या है, ये हैं वेरिएबल्स। और ये 10 क्या है, 10 है कांस्टेंट। वेरिएबल देखिए नाम में है वेरिएबल, कोई कुछ ऐसा जो कि वेरी होने के लिए एबल हो, जो कि वेरी हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे x और y वेरी हो सकते हैं। कैसे वेरी हो सकते हैं? अगर हमें 2 नंबर का सम 10 चाहिए तो पहला नंबर 1 हो सकता है, दूसरा नंबर 9 हो सकता है, दोनों का सम 10 हो जाएगा। पहला नंबर 2 भी हो सकता है, दूसरा नंबर 8 हो सकता है, उनका सम 10 हो जाएगा, है ना। पहला नंबर 3 हो सकता है, दूसरा नंबर 7 हो सकता है, उनका
सम 10 हो जाएगा। अब देखिए कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, ऐसे x की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। वैसे ही y की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 2, 1, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब कि x और y की वैल्यू वेरी हो सकती है। ओके, जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि लेट x इज इक्वल टू 10, ऐसा हम करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने मान लिया कि x में 10 कंटेन है। हम ऐसा ही पढ़ते हैं मैथ्स में कि x में 10 कंटेन है। और अगर हमने मैथ्स में ऐसा लिख दिया कि x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि x में जो वैल्यू थी उसमें हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, 5 ऐड कर दे रहे हैं। मतलब x में क्या था, 10 था, तो उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, x में 15 हो जाएगा। तो x की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, उनका नाम हम x और y रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स x और y जो वेरिएबल्स हैं ये किस तरह की वैल्यू कंटेन करेंगे, किस तरह की वैल्यू। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। इंटीजर, इंटीजर मतलब जैसे 18 है वो इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 4 इंटीजर है। मतलब इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं होता, मतलब होल नंबर जो कि पूरे हैं, है ना, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है उसमें। तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि आप जो दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ये किस टाइप के हैं। तो हमने बता दिया कि दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। एक्स और वाई दो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या इससे ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पे 18 की जगह x लिख देंगे या 8 की जगह x लिख देंगे और 4 की जगह y लिख देंगे तो कुछ हमें फ़ायदा मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पे लिखने में हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कोड रन करेंगे तो हमें क्या मिला, एडिशन x प्लस वाई इक्वल टू 12। हमें यहाँ पे x और y नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। लेकिन x और y में तो कोई वैल्यू ही हमने असाइन नहीं की, x और y में फ़िलहाल तो हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो चलिए हम x और y में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। x में 8 असाइन कर देते हैं और y में 4 असाइन कर देते हैं। तो क्या अब x और y की जगह 8 और 4 आ जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी x की जगह x है, y की जगह y है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हमने डबल कोट्स के अंदर x लिखा है तो वो x ही प्रिंट होगा, और डबल कोट्स के अंदर अगर हमने y लिखा है तो y ही प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमें x नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमें x और y नहीं चाहिए, हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। तो x और y की वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। C में फॉर्मेट स्पेसिफायर वो विशेष सिंबल होते हैं जो प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस में उपयोग किए जाते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट किया जा सके। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप ऐसे समझिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है जहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ना कि वेरिएबल ही प्रिंट कराना है। जैसे यहाँ पे हमें x नहीं प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पे x क्या प्रिंट कराना है, x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, हम x का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। ओके, अब एक बात समझ लीजिए आप यहाँ पे, इसलिए इस फाइल को हमने सेव किया था इंट वेरिएबल नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे बस इंटीजर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो अब ये बात बहुत ध्यान से आप समझिए
कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल का नहीं होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वेरिएबल के टाइप का। तो हमारे वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, और इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा है, तो परसेंटेज डी मतलब कि हमें डबल कोट्स के अंदर यहाँ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो हमें बताना पड़ेगा डबल कोट्स के बाद। डबल कोट्स के अंदर तो जो लिखा है हमने वही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डबल कोट्स के बाद हमें बताना पड़ेगा कि परसेंटेज डी मतलब वेरिएबल की वैल्यू। तो कौन से वेरिएबल की वैल्यू, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा एक्स वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। वैसे ही हमें यहाँ पे y नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। अब हमने लिख दिया वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन ये तो वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन किसकी वैल्यू, तो हमें बताना पड़ेगा कॉमा के बाद। कॉमा के बाद हम लिखना पड़ेगा y। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, x से। दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, y से। अब तीसरा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो हमारे पास दो ही वेरिएबल थे, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें एक इंटीजर चाहिए, इंटीजर। तो वो इंटीजर हमें कैसे मिलेगा, दोनों नंबर का सम करके। अगर हम यहाँ पे लिख दें x प्लस वाई, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो पहला परसेंटेज डी मतलब x की वैल्यू, दूसरा परसेंटेज डी मतलब y की वैल्यू, और तीसरा परसेंटेज डी मतलब x प्लस वाई की वैल्यू। अगर ये x प्लस वाई आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, अगर हो रही हो, वैसे इजी है काफ़ी समझना, तो आप यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं z नाम का। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो z नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं, और z में x और y की वैल्यू का सम करा के z में स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब होगा, इस लाइन का मतलब होगा कि हमने x और y को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी हमें मिला उसको हमने कहाँ रख दिया, z में रख दिया। ठीक है, तो मतलब z में क्या है, x और y का सम है। तो हम चाहे तो यहाँ पे z भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। हम यहाँ z लिख दिए। तो पहला परसेंटेज डी मतलब x की वैल्यू, दूसरा परसेंटेज डी मतलब y की वैल्यू, और तीसरा परसेंटेज डी मतलब z की वैल्यू। और z में क्या है, x और y का सम है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हर बार z को अपडेट करते जाइए नीचे में। जैसे अब यहाँ पे आपको फिर से z यूज़ करना है, तो इस लाइन के बाद आप z को अपडेट कर दीजिए, z इक्वल टू x माइनस वाई कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लगा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, जहाँ पे भी हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, वहाँ पे हम उस वेरिएबल के टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। अभी सिर्फ हमने इंटीजर ही पढ़ा है, इसलिए हमने इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लिखा है। इसके अलावा भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बता देने से कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए फ़िलहाल आप बस इंटीजर समझिए, और समझिए कि इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाते हैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। ओके, वेरिएबल का नाम तो वैसे ही प्रिंट हो जा रहा था, जैसा कि हम ये पहले हमने प्रिंट किया था वेरिएबल लिख के, लेकिन हमें वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है उनको ऐसे नहीं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता रहा था, परसेंटेज डी, और यहाँ पे भी परसेंटेज डी, और उसके बाद डबल कोट्स के बाद हमें बताना है पहला परसेंटेज डी मतलब x, दूसरा परसेंटेज डी मतलब y, और तीसरा परसेंटेज डी मतलब x डिवाइड बाई y। वैसे ही यहाँ पे कई तरीके हैं, आप हर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ नया तरीका सूझ जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये तरीका याद आ रहा है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए। तो x y और x मल्टीप्लाइड बाई y,
ओके, अब यहाँ पे हमें वो आउटपुट मिलेगा जो आउटपुट हम चाह रहे थे। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए एकदम वही आउटपुट है जो हम चाह रहे थे, लेकिन इसमें अभी मज़ा नहीं आया, मैजिक नहीं है इसमें। मैजिक तब होगा जब हम यहाँ पे 8 की जगह हम कुछ एक 118 कर सकें, और 4 की जगह हम कर सकें मान लीजिए कि 2 कर सकें। ओके, तो अब 118 और 2 के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम रन करते हैं इसको, तो हमने रन किया, ये देखिए 118 के साथ 2 का डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सारे ऑपरेशन जो हम यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब ये हमारा कोड थोड़ा काम का है। अब यहाँ पे हमें जिन भी दो नंबर के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, हम वो नंबर यहाँ लिख देंगे। जैसे हम नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं 912 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए कुछ भी 10 कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसको रन करेंगे, तो देखिए हमें इन दोनों बीच का नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डिवीज़न करने में इसका आंसर आएगा 91.2, लेकिन हमें 91 मिल रहा है। क्यों? जब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रिंट करा रहे हैं बस वो इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करा रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि %d इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसीलिए ये बस इंटीजर ही प्रिंट कराएगा। अगर हमें डेसिमल वाले नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें अगला वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें समझना पड़ेगा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि डेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है। फिलहाल ये कोड आपका इंटीजर के लिए काम करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। काफ़ी बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, काफ़ी बेसिक से धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ। वेरिएबल फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन भी आपको समझ में अब आ गई होगी और आप ऐसे प्रोग्राम्स भी बना सकते होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में समझेंगे, जो कि डेसिमल नंबर प्रिंट कराने के लिए यूज़फुल होता है। आपने वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।